नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। समाज का प्रेम और शांति का, मुक्ति का एक सहज मार्ग है अपना गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में ही यह कारोबार है, यह धन संपदा है, या आज का भौतिक युग जो भौतिक संसार है, या भौतिक संसार की पूरी प्रगति और उसके इर्द गिर्द जो घूमने वाले दायरा है वो है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन। आदमी परिवार में सुखी है, शांत है, आनंदित है, खुश है, तो अपने व्यापार में, व्यवसाय में, अपनी नौकरी में सारे जगह बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। लेकिन यदि वह अपने आंतरिक जीवन से पीड़ित है, अपने पारिवारिक जीवन से वो पीड़ित है, अपने पारिवारिक जीवन में अनबन का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको न तो वो ठीक से अपने ऑफिस में चैन से रह पाता है और न अपने कारोबार को अच्छा से कर पाता है, और अपने जीवन के तमाम चीज़ें में सारी चीज़ गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम हम भारतीयों के लिए वह जीवन के एक ऐसा अंग है कि वो आपका आधा अंग हो जाता है। अब मित्रों, आपके दाहिना अंग में यदि दर्द हो रहा है तो आपको दिन भर बेचैनी महसूस होगा, आप किसी काम को ठीक से नहीं कर पाओगे। जिस बंदे को आधा अंग दर्द पीड़ा का जानते हैं वो लोग, जैसे कई वर्षों से मेरा राइट साइड जो है, ये पूरी की पूरी राइट साइड में यहाँ 24 घंटे दर्द होते रहता है। पीड़ाओं का अपना संसार है, और जब कभी दर्द नहीं होता है तो उस दिन ऐसा लगता है कि ये जीवन इतना हल्का और निर्भर हो जाता है कि खुशी के ठिकाने नहीं रह जाता। ऐसे ही जब हम जीवन जीते हैं तो पहले हम बाल्यावस्था में हमें इस बात का भान नहीं होता कि हमको गृहस्थ जीवन जीने की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन मानसिकता, सोच और विचार का जो बीज पड़ता है गृहस्थ जीवन के बारे में, यानी एक लड़का एक लड़की के बारे में जो अवधारणा बनाती है, या एक लड़की एक लड़का के बारे में जो अवधारणा बनाता है, वो उसके बाल्यावस्था होता है। उस बाल्यावस्था में वो अपने घर गृहस्थी को देखता है, अपने घरों को देखता है, परिवार को देखता है, अपने आसपास को देखता है, अपने पड़ोस को देखता है, अपने रिश्तेदार को देखता है। देखते हैं कि किस तरह से माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताया, भैया भाभी, मामा मामी, फूफा फूफी इत्यादि जितने परिवार है और पड़ोसी हैं, उनके जीवन के बीच में ये अंतरंग संबंध कैसे रहते हैं, परिवार का संबंध कैसे रहते हैं, घर गृहस्थी में इनका रोल क्या रहता है। तो जिस वातावरण में वो पले होते हैं और जिस एटमॉस्फेयर में वो पले होते हैं, जिस माहौल में उसका जीवन चलता है और जिस माहौल में वो अपने आप को पाता है, उसी के अनुकूल उनका जो बुद्धि है बन जाता है, सोच बन जाता है और दिमाग तैयार हो जाता है। अब उसमें बहुत से पढ़े लिखे बच्चे अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि माता पिता का कुछ व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं चाहता कि मेरे जीवन में, मेरी शादीशुदा जीवन में ऐसे हम जिंदगी जिएं। तो बच्चों में एक नई पहले पीढ़ी में समझदारियाँ कम थे, पढ़े लिखे कम थे, एजुकेशन कम था, नौकरी कम था, तो मेहनत का सब लोग हुआ करते थे। मध्यम वर्ग के लोग मेहनत कश होते थे, मजदूर होते थे, और बहुत हो गया तो अपने अपने घरों में काम करने वाले हो गए। बहुत ज़्यादा हो गया तो लोग उसको खुशनसीब मानते थे जो किसी का बनी भूती नहीं जाते, जो किसी की मजदूरी नहीं जाते, अपने घर का कमाते हैं, खाते हैं, और उसको बोलते थे ये घर वाला बड़ा संपन्न है। लेकिन बाद में कालांतर में परिभाषाएं बदलती गई। जिनकी ऊपरी कमाई हो, जिनका नौकरी हो, जिनके पास अच्छे कमरे बंगले हो, अच्छे मकान हो, साधन हो, सुविधाएँ हो और स्टैंडर्डता हो, खान पान, रहन सहन और बीमारी हारी में उनकी देखभाल, वो ये फिर बीच के दौर में इसको फिर देखा गया। फिर दोनों पति पत्नी के बीच में या दो संबंधों के बीच में इस बात को बड़ी तवज्जो देने लगा। अब आजकल नए जनरेशन में और एक बदलाव आ गया है। अब लड़का किसी की अब दास नहीं रह गए, अब स्वतंत्र विचार हो गया। अब उनका जीवन में बड़ी स्वतंत्रता है, और ये इस विचार के धारण के कारण एक क्रांतिकाल जीवन है। एक ऐसा क्रांति का मोड़ है जहाँ यह विचारधारा किसी के जीवन को खूबसूरत बना देता है, तो कहीं यही विचारधारा किसी के जीवन में आग लगा देता है। बहुत से बच्चे इसमें झुलस रहे हैं और पीड़ित हैं और क्रोधी हैं, तुनक मिजाज हैं, और अपने आप को वो सकारात्मकता से नहीं भर पाते, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते। मित्र, मैं कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ कि जहाँ एक तरफा निभाते वो थक चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं, और उनकी कमर झुक गई होती है। उनकी अब जो जवाब दे चुका होता है धैर्य कि अब क्या किया जाए, हम एक तरफा निभा रहे हैं सर, एक तरफा निभा रहे हैं गुरुजी, हम एक तरफा निभा रहे हैं। यानी संबंधों को हम एक तरफा नहीं निभा सकते। संबंध निभाते चाहे लड़का हो या लड़की हो, कब तक टिकेगा। पहले ज़माने में महिलाएं यानी लड़कियां एक तरफा संबंध निभाते थे। पुरुषवादी समाज होने के कारण, पुरुष सोच होने के कारण ज़्यादातर महिलाओं को हुई धीरज का सामना करना पड़ता था। घर में कुछ हो जाता,
सारी टंटा महिला के ऊपर फोड़ दी जाती। घर में जितने लोग होते हैं गाली देते थे, गलौज करते थे, कई कई मारपीट लगाते थे। दुनिया भर की प्रताड़ना महिलाएं सहती रही और अपने जीवन को जीती रही। वो ज़माना अब ख़त्म हो गया। अब तो ऐसा है कि यदि वह दुल्हन सुबह 8 बजे तक नहीं जागी है, यदि 9 बजे किसी घर के लोग कुछ ने कुछ बोल दिया तो घर में फिर बवंडर खड़ा हो जाता है। अधिकारों की एक बड़ी फौज खड़ा हो गया है। अच्छी है कि लड़की भी क्यों इस तरह से दास्ता का गुलामी को अपने सिर ढोते रहे। लेकिन मित्र, परिवार जो होता है अधिकारों से नहीं चलता, परिवार चलता है कर्तव्य से। चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे दुल्हा हो या दुल्हन हो, परिवार को जब आप कर्तव्य निगाह से देखोगे, परिवार में जब अपनी हैसियत देखोगे तो विवाद होगा। परिवार में जब अपनी स्थान देखोगे कि मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ या मैं कहाँ क्या कर सकती हूँ, मैं किसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और अपने अपने हिस्से का जिम्मेदारियाँ, अपने हिस्से का कर्तव्य निर्वहन हम निभाने की जब कोशिश करते हैं तो परिवार बेहतर निकल पड़ता है। मेरे एक मित्र की कहानी मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। जब से उनका शादी हुआ है तब से वो लड़की उनको हर हफ्ते एक धमकी लगा देता है कि तुम इतना नहीं कमाओगे, इतना तुम्हारा आमदनी नहीं होगा तो मुझको ये सुख सुविधा नहीं दोगे, मेरे डिमांडों को पूर्ति नहीं करोगे तो मैं तुमको तलाक दे दूँगी, मुझको कोई देर ना लगेगा। और उनके 8-10 ऐसे पुरुष मित्र भी हैं जिनसे वो हमेशा बातचीत करते रहते हैं। वो जब उनसे पुरुष मित्र से जब वो अपनी बातचीत नहीं करते रहते हैं, बट बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और बड़ी समझदार और बड़ी तेज बुद्धि, आपसे प्रश्नों के जवाब तो ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा कि दुनिया में से समझदार और कोई नहीं होगा। लेकिन दुनिया मुझसे और बेवकूफ़ कोई दूसरा नहीं है, जो अपना परिवार को आग लगा करके हाथ खुद सेके, जो अपने ही घर में आग लगा करके हाथ अपना खुद सेके, जो अपने ही पति और अपने ही ससुराल के साथ गंदा व्यवहार करके खुश हो, इससे बड़ी बेवकूफ़ और क्या कहा जा सकता है। अपनी पत्नी को मार करके जो पति खुश हो जाता है, उससे बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ क्या हो सकता है। अपनी पत्नी को प्रताड़ित करके जो पति खुश होता है, इससे दुनिया में बेवकूफ़ीपन और क्या कह सकते हो। पति पत्नी एक दोनों को साहचर्य का है, दोनों एक दूसरे का प्रेम का संबंध है, अधिकार का नहीं मित्र। अधिकार तो आपको कानून दे देगा, ठीक है, लेकिन प्रेम कानून नहीं दे सकता, सद्भावना कानून आपको नहीं दे सकता, शांति घर बना रखने की प्रशिक्षण कानून आपको नहीं दे सकता। अधिकार से कभी शांति घर में नहीं आता, अधिकार से कभी पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता। केवल अधिकार की बात करते रहेंगे और धौंस और धमकाने की बात करते रहेंगे तो गृहस्थ जीवन में आग लगना तय है। फिर उस आग को कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि आप रोज का रोज आग लगा रहे हो। बाहर का व्यक्ति आपको एक बार समझा सकता है, बाहर की व्यक्ति आपको एक मदद कर सकता है, बाहर की व्यक्ति इतना ही आपका कर सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, खुशी जिए, ये आपकी कामना कर सकता है। लेकिन आप खुद अपने बदन में पेट्रोल डाल करके आग की चिंगारी के साथ खेलोगे, आग खेलते रहोगे तो किसी न किसी दिन वो आग पकड़ लेगा और आपके पूरे जिंदगी के गृहस्थों को आग लगा के रख देगा। तो मेरे समझदार जो मित्र होते हैं, मैंने आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियों में और लड़कों में ये गजब की आग का खेल चल रहा है। अच्छे संभ्रांत घरों में देखने को मिल रहा है, मध्यम परिवारों में आप देखने को मिल रहा है। पहले गरीब परिवारों में ऐसा देखा जाता था कि लड़कियां मजदूरी करते थे, लड़के मजदूरी करते थे, तो मजदूरी के कारण उनके जीवन में सभ्यता नहीं होने के कारण वे लोग गाली गलौज करते रहते। लेकिन आज के समय में चाहे वो प्रेम विवाह टिकता नहीं है, बहुत कम टिक रहे हैं। चाहे आपका अरेंज मैरिज हो, उसमें भी ये आग लग रहा है, चाहे आपका गंधर्व विवाह हो, उसमें भी आग लग रहा है, चाहे आपका परित्यक्ता शादीशुदा की बातें हो, उसमें भी आग लग रहा है। मतलब इन दिनों अधिकार को लेकर कितना सजग है और प्रेम और कर्तव्य को लेकर इतना कमज़ोर हो गया है कि बहुत सारे पेंडिंग केस आपको दिखेंगे। जिस समाज में अंदरूनी में तो लगता है कि 80% घरों में तनाव है, और कानून के दृष्टिकोण में तो आपका जो कोर्ट केस है उसमें भी हम बाहर हैं। कोर्ट केस के बाहर भी उतने ही ज़्यादा केस पड़े हुए हैं। कई लोग थक हार जाते हैं, माता पिता बोलते हैं उनकी स्थिति में रहने दो भाई, 1-2 साल देख लेते हैं, जो होगा फिर कंडीशन के बाद सोचेंगे। तो 1 साल 2 साल से बैठे हुए लड़कियां बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। शादी हो गया, 2-4 माह गुजर गया, अब मालूम हो रहा है कि लड़की लड़का अपने अपने घरों में है और तनाव में है। लड़का भी तनावग्रस्त है, लड़की भी तनावग्रस्त, डिप्रेशन में है। माता पिता भी कहते हैं भाई हम समझाते थक गए यार, क्या करें, कहाँ से सकारात्मकता लाएं, कहाँ से पॉजिटिव लाएं, कहाँ से वो हिम्मत लाएं कि हम बच्चों को समझा सकें। तो ऐसे समय में
मित्रों, आप सकारात्मक जीवन कैसे जी सकते हो? आपका सोच पॉजिटिव कैसे हो सकता है? जब पूरा जब जीवन नेगेटिव से भर गया हो, तनाव से भर गया हो, कुंठा से भर गया हो, घृणा से भर गया हो, नफरत से भर गया हो, उलाहना से भर गया हो, ताना से भर गया हो, नाकामियों से भर गया हो, फेलियर से भर गया हो, ऐसे वक्त में आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? तो मित्रों, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों का परिवार, चाहे कोई भी हो, यदि अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हो, अपने जीवन को बेस्ट करना चाहते हो, अपने आप को संभालना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, अपनी यात्रा को सही रखना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है अध्यात्म का मार्ग। वो है अपने आप को समझने का मार्ग। वो है अपने भीतर की यात्रा, अपने सद्भाव, अपने आप को समझना कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसा कार्य है, ऐसे गुण है, मेरे अंदर कौन कौन सी मेरी आदतें हैं जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, जो दूसरे के लिए हानिकारक है। वो मेरे लिए तो जो भी है, लेकिन वो दूसरे के लिए हानिकारक है। अपनी उन आदतों के बारे में सोचना, समझना, विचार करना, और सिर्फ अपने बारे में सोचना, समझना और विचार करना, और देखना कि वाकई में मेरे अंदर में ऐसी कौन कौन सी खराबियाँ हैं जो मेरे पति पत्नी के जीवन में, गृहस्थ में आग लगा दिया। और संभव हो सके तो उन आदतों को, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करना, और अपने आप को समय देना। दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहने से, दूसरे के ऊपर रियाते रहने से, बाहरी आदमी के बीच में हवाई चिल्लाते रहने से, दूसरे लोगों को उनकी बहुत सारी गलतियां गिनाने से आपका संबंध अच्छा होने वाला नहीं है। और आपके माता पिता भी आपको क्या क्या समझा देते हैं, इससे भी अच्छा संबंध होने वाला नहीं है। आपको यदि कोई हितैषी मित्र है तो वो दोनों को बैठाएंगे, दोनों को बैठा करके दोनों की समस्या को सुनेंगे, और समस्या को सुन करके एक समाधान पर जरूर आ जाएगा। लेकिन आजकल ऐसे बिरले लोग होते हैं मित्र, ऐसे तो आजकल ऐसे होते हैं, आप जिससे भी बात करो तो वो आपको अपने अधिकार बताएंगे, और वो नोटिस को धरा देंगे, और नोटिस पकड़ा देंगे, एक वकील लगा देगा, और वकील आपके बीच में बात करेगा। जिंदगी आपका है, जीना आप दोनों को जीना है। तीसरा व्यक्ति आपको क्या बात कराएगा? तीसरा व्यक्ति आपको क्या समझाएगा? वकील आपको क्या समझाएगा? पड़ोसी आपको क्या समझा सकता है? माता पिता आपको कितना समझा सकता है? जो माता पिता की ज़िंदगी यदि इस तरह से परवरिश से गुजरा हो कि उनके बच्चे उनकी कहा नहीं मान रहे, उनको समझ नहीं रहे, तो आप समझ जाए कि आपके गृहस्थ जीवन में भी कुछ ऐसी काला था, कुछ ऐसी लोचा था कि बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे। क्यों इतना बच्चे लड़ने झगड़ने के उतारू हो गए? क्यों आप अपने बच्चों को इस शादी से पहले विवाह का जीवन के बारे में समझाने में सफल नहीं हो पाए? तो पूरा परिवार फेलियर हो जाता है मित्र। आप केवल फेल नहीं होते, पूरा परिवार फेल हो जाता है। आपका भाई बहन, माता पिता सब मिलकर के इस मामले में फेल हो जाते हैं। तो यदि आपको अपनी सकारात्मकता बनाए रखना है, आपके जीवन को अच्छा बनाए रखना है, डिप्रेशन से अपने आप को बचा रखना है, अपने आप को बीमारी से बचा रखना है, और अपना परिवार भी यदि बताना चाहते हो, तो एक ही मात्र उपाय हो, अध्यात्म है। आप अध्यात्म है, स्वयं की शरण में जाओ। स्वयं को, अपने आंख बंद करके स्वयं में शांति भरो, खुद की प्रेम से भरो, और आप अपने जीवन में क्षमा करना सीखो। जब आप अपने आप को समझोगे, जब आप अपने अंतरात्मा को लौटोगे, तब आप उनको क्षमा करना सीखोगे। जिसके कारण आपको पीड़ा पहुंचा है, आप उसे क्षमा मांगना भी सीखोगे, और जिसको आपने दुख दिया है, आप उसे क्षमा मांगना भी सीखोगे, और जिसने आपको पीड़ा पहुंचा दिया है, उसको निःशर्त आप क्षमा करना भी सीखोगे। तो क्षमा करना और क्षमा मांगना, और उसके बाद दोबारा गलती ना दोहराना। क्षमा करना, क्षमा मांगना और दोबारा गलती ना दोहराना, ये आपके वैवाहिक जीवन को फिर से पटरी में ला सकता है, और फिर से सुंदर बना सकता है, और आपको फिर से नई जिंदगी और ताजगी से भर सकता है। मैं एक दंपति जीवन का उदाहरण दूंगा। इस समय उसकी शादी को कुल 10 बरस हो गया है। 10 बरस पहले उनकी जब शादियां हुई, तो दोनों बच्चे नौकरी पेशा थे। लड़की भी बहुत ज़्यादा लड़के मिजाज का था, बात पर बात करना, और तुनक मिजाज, और बहुत क्रोधी, बहुत आवेश, और उसकी लड़की जैसे कोई काम नहीं। न खाना बनाना आता है, न कपड़ा धोने आता है, ना किसी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। क्यों? अब उनका संस्कार ही वैसा हो गया, उनका परिवेश ही कुछ ऐसा हो गया। अब एक लड़के से शादी हो गया, जो मध्यम परिवार का जो लड़का था, जो आज ऊंचा हुए पे चला गया, लेकिन उसकी विचारधारा, उसके माता पिता का जो विचारधारा, वो मध्यम परिवार का है कि बहू आएंगे, सबके लिए खाना बनाएंगे, और सबका मान सम्मान करेगा, और पति की सेवा करेगा, सास ससुर की सेवा करेंगे, इनके भाई बहनों की सेवा करेंगे, हमारी 2 बातें सुन लेंगे, और सब मिल करके रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, वगैरह वगैरह। पर लड़की राजी नहीं हुआ। लड़की बोले कि मैं खाना पकाने नहीं आया हूँ, नौकर रख लेते हैं।
लड़की से कहा गया भाई आप सास ससुर की सेवा करो, बोले इसके लिए हम नौकर रख लेते हैं, हम पैसा कमा लेते हैं, नौकर रख लेते हैं। बात बात पर वो नौकर रखने की बात बात पर उनके बीच में और रात में भी उनकी जो एक दूसरे का जो संभोग होता है उस पर भी तनातनी। और आजकल की मेडिकल दवाएं आजकल बर्बाद कर रहे हैं बच्चों को। मेडिकल लाइन का एक दवा ले आते थे, कुछ भी अपना कर लेते थे, ऐसे करके उनका जीवन में बड़ी आग लग गई। छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको यहाँ बताने में शर्म आता है, यहाँ उनको उल्लेख करने में भी लज्जा आ जाता है। तो अब उनका जीवन हो गया, वकील भी अब दोनों ने लगा लिए, दोनों के माता पिता ने अपनी अपनी जगह पे तनातनी हो गया, समझौते को कोई राजी नहीं, सोचने को कोई राजी नहीं, बैठने को अब राजी नहीं, इतना बदतर स्थिति हो गया। अब दोनों को वकील बात करने लगे, वकील भी समझौते की तरफ ही जाते हैं, परिवार न्यायालय भी समझौते की तरफ जाते हैं और समाज के संगठन भी समझौते की ओर जाते हैं। तो अंततः 2 साल उनका ऐसे बीत गया, अपने अपने जगह पे पड़े रहे 2 साल बीत गया। दोनों के जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई कि लड़का जो है वो थोड़ी सी अपने जीवन में धार्मिकता को लेकर के अंदर महसूस किया और उसको अपनी गलती भी महसूस हुआ और लड़की को भी अपनी गलती महसूस हुआ। लेकिन अब दोनों के बीच में इतनी गलतफहमियाँ, इतनी झगड़ा, इतना विवाद, इतना आरोप, इतना प्रत्यारोप और इतनी कीचड़ उछाले जा चुका था कि अब एक दूसरे का सामना करना एक दूसरे को बड़ा फजीहत महसूस हो रहा था। अब ऐसे ही एक समारोह में मिलना हुआ, उन लड़के से मिलना हुआ तो मैंने सीधी बात की, भैया आपका गृहस्थ जीवन में तो आग लग गया यार, लेकिन यदि राय दत्ती अभी भी बचने की उम्मीद है तो आप बचा सकते हो। यदि आपका भी तलाक नहीं हुआ है, कोई कारण से अटका पड़ा है कोर्ट में या कहीं से भी अटका पड़ा है, तो आप अपने को लौट सकते हो। बोले कि लौटना नामुमकिन हो गया गुरुजी। मैं बोला ना, इस संसार में कोई संबंध नामुमकिन नहीं होता, बस ये है कि आप निभाना जानो, आप अपने को समझना जानो, आप अपने को खुद से प्रेम से भरना सीखो, माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। जब आप माफ़ी मांगना सीख जाते हैं, जब आप माफ़ करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की सबसे शानदार चीज़ है कि अपने पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाने का, और जितना भी संबंध में कटुता क्यों ना आ गया हो उसको फिर से प्रेम में ढाला जा सकता है। क्योंकि पहला गुण है माफ़ी मांगना, और माफ़ी मांगने के बाद उस गलती को न दोहराने की संकल्प करना और पूरी चेष्टा करना कि ये गलती दोबारा मुझसे ना हो। दोनों पक्ष के लिए लागू होता है। और ऐसे ही आप माफ़ कर देना, ऐसा नहीं है कि आप मुझसे माफ़ी मांगोगे, कान पकड़ के उठो बैठोगे, शर्त में लिख करके दोगे कि आप, तब ये माफ़ी तो केवल कागज़ का माफ़ी हो गया, अंतरात्मा से माफ़ देना। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़े पॉजिटिव सोच का यही परिणाम है कि हम अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं और दूसरे की गलती को पर मिट्टी डाल देते हैं, बोल देते हैं बात गया मिट्टी डाला। फिर उनके बीच में 1-2 मीटिंग हमने कराई तो लड़की पक्ष वाले तो तैयार नहीं होते थे, वो हमेशा एक बाधा बन जाते थे। उनके पिताजी बड़े होशियार थे, उनके पिताजी बड़े मान सम्मान वाले थे, उनके पिताजी बड़े बुद्धिमान थे। उनकी इसी बुद्धिमानी के कारण उनकी बेटी के जीवन में आग लग गया था। ज़्यादा बुद्धिमानी खतरनाक हो जाता है, ज़्यादा होशियारी अपने आप में खतरनाक हो जाता है, ज़्यादा सोच अपने आप में बेहुदगी हो जाती है। थोड़ी सी इसको सोचना पड़ता है। अब उसकी एक लड़की के सहेली ने कहा कि गुरुजी हम मीटिंग कराते हैं, आप अपना समय दीजिए। तो मैंने बोला कि भाई हम अकेले मीटिंग नहीं करेंगे, उस लड़की के घर वाले कोई न कोई चाहिए, एक चाहिए, मम्मी चाहिए, बहन चाहिए, भाई चाहिए, कोई चाहिए। हम अकेले में किसी से बात करते नहीं हैं। और लड़के को भी चाहिए को अपने घर का एक व्यक्ति लेकर के आए हमारे से, और दोनों से हम जो बात कहें उतना ही बात किया जाए, जो प्रश्न करे जाए उसका उत्तर ही दिया जाए। तैयार हो गए और एक जगह में बैठ गए। बैठने के बाद हमने उनको से कहा कि भाई देखो, अपनी अपनी बातें बारी बारी से किया जाएगा और बीच में कोई टोका टाकी नहीं किया जाएगा, शांतिपूर्वक सुना जाएगा, लेकिन बात वही किया जाएगा जो मैं पूछूंगा। उसके अतिरिक्त और कोई बातें ना बताई जाए, दुनिया की अफवाह की बातें ना बताई जाए, आपके जीवन में इसने कितना बदतर काम किया ये ना बताई जाए। मैं जो प्रश्न पूछूंगा, जो मूसला जड़ है, जो मूल जड़ है, मैं उस रूट की बात करूंगा, उस पर आप बताई जाए। मित्रों, चर्चाएं हुई और आखिरी में इस निर्णय पर पहुंचा गया कि चलो हम एक दूसरे को 6 माह का वक्त और देते हैं और अपने अपने घरों में बैठ करके हम अपनी अपनी चिंतन और अपना अपना मेडिटेशन करते हैं। मित्रों, दोनों को ध्यान से बताया गया कि मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने आप के अंतर की यात्रा में जाइए, अपने आप को अपनी धार्मिकता में जाइए, अपने अध्यात्म में जाइए और सोचिए। उसके बाद 6 महीने के बाद आप स्वयं डिसाइड करेंगे।
मित्रों, दोनों ने एक कोर्स कर लिया, अपना छोटा सा कोर्स कर लिया, प्राणायाम का कोर्स कर लिया, मेडिटेशन का कोर्स कर लिया। 1 घंटा अपने आप को सुबह शाम देने लगे मित्र। और उसने जब अपने आप को प्राणायाम किया और मेडिटेशन किया तो एक 6 माह के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारी किसी ज़रूरत नहीं पड़ा। वो 6 माह के अंदर ही अंदर वो दोनों एक दूसरे के घर आ गए और उनका जीवन शुरू हो गया। दोनों की सोच में पॉजिटिव आने लगा, दोनों की सोच में नया चीज़ आने लगा। अब दोनों माता पिता को भी समझ में आ गया था, लड़के भी समझाने लगे थे, लड़के भी समझाने लगे थे। उनका जीवन फिर से चल बसा और आज उनका शादी को 10 बरस हो गया है। अब जो छोटा मोटा चीज़ हो जाता है तो दोनों कहते हैं कि भैया आप अपने थोड़ा सा मन में शांति रखो, ध्यान करो, फिर हमको बताना। गलती हो गया तो हर हफ्ता उनका मीटिंग हो जाता है और गलती हो गया तो माफ़ी मांग लेते, नहीं तो जाते हैं गोलगप्पा खाने के लिए, चाट पकौड़े खाने के लिए। मैं एक दिन एक बड़ी फंक्शन में हम लोग मिले, दोनों में बड़ी फोटोग्राफी हो रहा था, दोनों में बड़ी वीडियोग्राफी चल रहा था, सिनेमेटिक उनका चल रहा था। तो मैंने हंसते हुए पूछा कि आप दोनों का विवाह का कोई वीडियो मिलेगा क्या, फोटो मिलेगा क्या, जिसको हम लोग भी देख करके देखें आपने विवाह के दिन कैसे कैसे थे। तो उन्होंने बड़ी शर्म से कहा कि क्या बताएं गुरुजी, हमारा विवाह के समय में दोनों में कोई मुस्कुराहट नहीं, दोनों के अंदर में कोई प्रेम नहीं था, दोनों के मन में एक अजीब से माहौल, हमारे अंदर में भीतर के संसार में एक अजीब से प्रश्न थे। हम अंदर में कुछ ऐसे नकारात्मक भाव से भरे हुए थे कि हमारे चेहरा बनाते बनाते हम थक गए थे। लेकिन चेहरा से आप समझ जाओगे कि हमारे अंदर में वो खुशबू नहीं था, वो खुशनुमा माहौल नहीं था, वो विवाह को लेकर के उमंग नहीं था, वो ऐसा कोई प्रेम भाव भी नहीं दिख रहा था। इसलिए हमने वीडियो नहीं बनवाई। हमने देखा, उसके बाद हमने वही कंडम में डाल दिया। बोले कि अब दूसरा शूटिंग करा लो, प्रो वेडिंग करा लो। तो बोले अब तो बच्चे हैं, तो क्या होता है, बच्चे हैं तो बच्चे हैं, अच्छी बात है, बच्चे भी देखेंगे, मम्मी पापा का एक प्रेम विवाह देखेंगे। पहले तो रंज विवाह हुआ लोगों के बीच का हुआ, अब आप लोगों का एक करा लीजिए वीडियो शूटिंग, फोटो शूटिंग वगैरह इसी बहाने। तो मित्रों, उन दोनों ने मेरी बात को मान तो लिया। मान लेने के बाद उन्होंने जो शूटिंग कराया, उसके बाद जो उनका जो वीडियो बना, देखते ही देखते ऐसा लगा कि अब इनके जोड़े में कहीं कोई खलस नहीं था, कोई विवाद नहीं था और ज़िंदगी अच्छा चल रहा है। मित्र, यदि आपके जीवन में भी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी, आपके परिवार में भी ऐसी कोई समस्या ग्रस्त हो, जिसके जीवन में सकारात्मकता कैसे लाई जाए, पॉजिटिव कैसे लाया जाए। बात करने में तो अच्छा लगता है कि बी पॉजिटिव रखो, सोच को सकारात्मक रखो, जीवन को सकारात्मक रखो, सकारात्मक सोचो। कहने में तो अच्छा लगता है, पर जीवन कैसे जिया जाए सकारात्मकता का, तो केवल एक ही मार्ग है मित्र, वो है अंतर की यात्रा, ध्यान और मेडिटेशन। स्वयं को समझना। खुद को समझ जाओगे तो इस दुनिया के तमाम समस्याओं को समझने में आपको वक्त ना लगेगा। अपने आप को यदि अपने ऊर्जा से, सही सकारात्मक ऊर्जा से खुद को भर लोगे, खुद की एनर्जी को सही कर लोगे, अपना बैलेंस कर लोगे, अपनी ग्रंथियों को बैलेंस कर लोगे, अपने रचना को बैलेंस कर लोगे, अपनी सोच को बैलेंस कर लोगे, अपने दृष्टिकोण को सही कर लोगे, तो बी पॉजिटिव कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा मित्रों। इसलिए बी पॉजिटिव कहने के बजाय अच्छा है कि जीवन में उसको थोड़ा सा फॉलो करें। जैसे फॉलो करेंगे तो देखना बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। हमने अपने पारिवारिक जीवन में इसको स्वयं से लागू करके देखा है कि जब मुझे कभी बहुत गुस्सा आ जाता है तो मैं ध्यान में चला जाता हूँ, या कभी मेरी श्रीमती को लग जाता है कि हम उनको गुस्सा आ जाता है पारिवारिक जीवन में, तो वो चुपचाप चले जाते हैं, पूजा कक्ष में जाते हैं, अगरबत्ती जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और 1-8 घंटे के लिए वो भगवान से उपासना में बैठ जाते हैं, बात करने लग जाते हो और फिर तरोताज़ा होकर के फिर ज़िंदगी को फिर नए से जीते हैं। मित्रों, ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहता है, छोटे ऊपर नीचे होते रहता है। इसको लेकर के निराश ना हो, इसको लेकर के तलवारें ना खींची जाए, बात में कानून में न चली जाए, बात में वकील आपका क्या कर लेगा। वकील आपको प्रेम का संबंध बना ही नहीं सकता। वकील केवल तोड़ने का काम कर सकता है, जोड़ने का काम नहीं कर सकता। यदि आपको जोड़ चाहिए तो प्रेम चाहिए। आपके भीतर में यदि प्रेम है तो आप जुड़ोगे, लेकिन आपके भीतर में नफरत है तो टूटोगे। आपके भीतर में यदि पानी है तो मिलोगे, आपके भीतर में आग है तो फिर राख हो जाओगे। तो तय आपको करना है कि आपके भीतर में क्या है। आपके भीतर में यदि प्रेम है, आपके भीतर में सहजता है, अच्छी सोच है, शांति है, सुकून है, माफ़ करना जानते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके गृहस्थ जीवन को बसने से कोई रोड़ा अटका सके। फिर आप दुनिया की हर बाधा को पार करके भी आप एक दूसरे के होकर के ज़िंदगी शानदार जियोगे। मेरे मित्र, आप नए सिरे से अपने जीवन के बारे में सोचो, देखना यदि कोई परेशानी है, इस मार्ग को अपना के देखना। 100% मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जीवन पुनः पटरी पे आएगा और प्रेमपूर्ण जीवन आपका व्यतीत होगा।
तो जब तक आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सोचें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।